वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जो है वो चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे किस किस चीज़ के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी लेक्चर 2 है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 को। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमने आज क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी से क्या मतलब है कि आप बायोलॉजी के अंदर क्या क्या करियर्स को परसू कर सकते हैं, यानी कि आप अगर बायोलॉजी में जा रहे हैं तो आप बायोलॉजी में आगे क्या करियर को परसू कर सकते हैं, क्योंकि आपने फिर आगे उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो हमारे पास जो सबसे पहला करियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में हमें क्या करना होता है, इसमें हमें डायग्नोसिस करनी होती है, ट्रीटमेंट करने होते हैं और साथ ही साथ सर्जरी के थ्रू उस डिज़ीज़ को ट्रीट करना होता है। डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, एक वर्ड यहाँ पे आया है जो कि आप लोग को नहीं पता होगा। देखिए डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी डिज़ीज़ जिसके बारे में डॉक्टर आपको बताएंगे, डॉक्टर जो है वो उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फॉर सपोज़ अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपने कहा है कि आपको फ़ीवर हो गया या आपको कफ़ हो रहा है, तो अब फ़ीवर और कफ़ की जो सिम्टम्स है वो मोस्टली बहुत सारी डिजीज़ में एक जैसी होती हैं। तो अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दवाई देनी है, तो उस दवाई को देने के लिए जो डॉक्टर होगा वो क्या बनाएगा, वो डायग्नोसिस बनाएगा। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी डिसऑर्डर को फाइंड आउट करना कि डिसऑर्डर है क्या और इस डिसऑर्डर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस इन्वॉल्व है, एक किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो उसके लिए जो डॉक्टर बनाते हैं पूरा प्लान, उस प्लान को हम बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, यानी कि एक तरीके से फाइंड आउट करना है कि इस शख्स को, इस पेशेंट को कौन सी बीमारी, तो हम इसे डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो दो होती हैं, ये हमारी जो मेडिसिन एंड सर्जरी है ओवरऑल एक ही फील्ड है। तो इसका मतलब है कि आप आगे जाके MBBS कर सकते हैं। MBBS में हमारे पास ये दोनों डोमेन आ जाते हैं, मेडिसिन भी आती है और सर्जरी भी आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली जो होता है प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स को किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है, किस तरह से ग्रो किया जाता है और किस तरह से क्रॉप्स को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें हम जो है वो क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप्स यानी फसलें। तो फसलों के अंदर हम क्या चीज़ ग्रो करवाते हैं, हम इसमें फ्रूट्स ग्रो करवाते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं, दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, फार्मिंग आ जाती है इसमें। तो ये सब कुछ आता है। फार्मिंग इटसेल्फ एक अलग से भी डोमेन है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारे पास मोस्टली क्रॉप्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी हमारे पास जो है वो एक बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें मोस्टली बॉटनी सेक्शन आ जाता है और बॉटनी के अंदर जो लोग आगे जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर को परसू कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास है हॉर्टिकल्चर के अंदर हम जो है वो फर्दर एग्रीकल्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं। इसमें हम बस ये पढ़ रहे होते हैं किस तरह से हम न्यू वेरिएंट्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी नई स्पीशीज़ को हम ग्रो करवा के उनको जो है वो इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। यानी कि फॉर सपोज़ अगर हमारे पास पी प्लांट है तो हम उसकी स्पीशी की लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं या उसका पॉपुलेशन साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम जो है वो प्लांट्स को डिफरेंट जो है वो तरीके से ग्रो करवा रहे होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एरिया में हर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फूड की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। तो अब हम उन एरियाज़ में किस तरह से ग्रो करवाएं प्लांट्स को, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और ये सब कुछ जो आप पढ़ेंगे आगे जाके वो हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये फील्ड भी आगे बहुत अच्छी फील्ड है कि किसी को करनी हो परसू तो वो इस फील्ड को भी परसू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आ जाती है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर हम जो है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट्स को किस तरह से जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है। ये भी बॉटनी का एक डोमेन है। ठीक है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं डेफिनेशन को भी इसकी, कि फॉरेस्ट्री आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मेनी काइंड्स विच लिव देयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग वंस। तो इसमें आप ये पढ़ रहे होते हैं कि हम किस तरह से फॉरेस्ट को ग्रो करवा सकते हैं और जो फॉरेस्ट या जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उनको सेव कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे फिर हमारे पास आ जाती है फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर हम जो है वो डेयरी फार्म्स होते हैं, कैटल फार्म्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोल्ट्री आ जाती है। ये सब कुछ जो है वो आप फार्मिंग में पढ़ते हैं। फार्मिंग इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डोमेन होता है। इसके अंदर हम जो हमारे एनिमल स्पीशीज़ होते हैं, वो जो एनिमल रिसोर्सेज होती हैं उनको देखते हैं और उनकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उनको मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी एक बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही हमारा जो है वो अच्छा डोमेन है और इसके अंदर भी लोग आगे जाके बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर आप जो है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग इटसेल्फ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं।
फ़िशरीज़ भी एक बहुत अच्छा डोमेन है, इसमें आप जो है वो आगे जाके फ़िशेस के बारे में पढ़ते हैं, फ़िशेस को किस तरह से ग्रो करवाया जा सकता है, किस तरह से उनको इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं। फ़िशेस आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होती हैं, और ये भी हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छी रिसोर्सेज़ हैं, और इनके ऊपर भी अगर हम काम करें तो आगे हम इनसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड आ जाती है वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत इमर्जिंग और डाइवर्जिंग फील्ड है। इसके अंदर आप बेसिकली पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, जीन मैनिपुलेशन के बारे में, जीन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जीन्स के लेवल पे जाके हम किस तरह से डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस को क्रिएट कर सकते हैं, और उन वेरिएशन से हम ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जीन थेरेपी हो गई, पीसीआर टेक्नोलॉजी हो गई। अभी तो आप लोगों को इस सब के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन जब आगे आप जाएंगे और अपना करियर जो होगा वो बायोटेक्नोलॉजी में परसू करेंगे तो आप लोग इन सारी टेक्निक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो बुक का टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। तो देखें कुरान एंड बायोलॉजी का क्या मतलब है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जो है वो मेजॉरिटी मुस्लिम है, तो इसलिए यहाँ पे इस बुक के अंदर ये थोड़े बहुत रेफरेंसेस दिए हैं कुरान के। देखिए, तो जो भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उन सब का लिंक है कुरान के अंदर। तो कुरान में हर चीज़ को बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था, वो अलग बात है कि हमने उसे उस डिटेल से पढ़ा नहीं। तो देखें, कुरान की कुछ आयतें दी हुई हैं यहाँ पे, उसके तर्जुमे देख लेते हैं। मोस्टली तो ये पेपर में आते नहीं हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है इसकी ट्रांसलेशन ये है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। तो इसमें इन्होंने जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि क्योंकि आप पढ़ लिया है और आगे आप लोग पढ़ेंगे कि सेल जो होता है वो 90% वाटर पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि हर इंसान को, हर जानदार को पानी से पैदा किया गया, पानी से बनाया गया। तो सेल के अंदर इटसेल्फ क्या होता है, 90% वाटर होता है। तो अगर सेल के अंदर 90% वाटर है तो सेल से ही तो मिलके हमारे ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी फॉर्म होती है। तो सेल में इटसेल्फ 90% वाटर, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो बात है क्या कर रही है, उस तरफ इशारा कर रही है कि सेल के अंदर 90% वाटर होता है। इट मीन्स हर ऑर्गेनिज्म पानी से ही बना। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है वो हमारी जो नेक्स्ट आयत है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। ये वाली जो ऊपर वाली बात थी उसको दोबारा से नीचे कोट किया गया है, ठीक है। ऑफ दैम देर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं, ठीक है, यानी कि पेट के बल रेंगते हैं। और कुछ ऐसे हैं सम दैट वॉक ऑन 2 legs, और कुछ ऐसे बनाए हैं जो कि 2 टांगों पे चलते हैं, जैसे कि हम हो गए। एंड सम दैट वॉक ऑन 4, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि 4 टांगों पे चलते हैं, जैसे कि एनिमल्स में आपके पास काऊ होती है, हॉर्स होता है, गोट होती है, इनके जो है वो 4 legs होते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल, लो अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स। तो अल्लाह ताला ने तमाम वो चीज़ें बनाई जिसका उसने कहा था, और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो ये इसकी जो है वो ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो आप होप सो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कहानियाँ। ओके, तो नेक्स्ट पे इसके बाद अब हमारे पास जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या चीज़ आ जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो हमारे पास जितनी भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है सारी, इस नॉलेज के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्यों कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखें जो ग्रीक साइंटिस्ट थे वो तो बाद में आए थे, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने ही सारा काम किया था साइंस में। लेकिन वो बात है कि उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी वो इतनी ज़्यादा जो है वो वेल नोन नहीं है, क्योंकि उनकी जो भी बुक्स थी या जो भी उनका कलेक्शन था साइंटिफिक, वो सब जो है वो बाद में जला दिया गया था, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज में मुस्लिम साइंटिस्ट के नेम नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही बेसिस, या आप कह सकते हैं जो फाउंडेशन होती है साइंस की, वो रखी थी। तो सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है जिस मुस्लिम साइंटिस्ट की, वो है जाबिर बिन हयान। इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि इन्होंने जो है वो किताब लिखी थी, ठीक है, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल नबातात, जो कि प्लांट्स के ऊपर थी, इसमें प्लांट्स के बारे में लिखा था। और एक किताब थी इसका नाम था अल हैवान, जो कि इन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखी थी, ठीक है। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं अब्दुल मालिक असमई। इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, इन्होंने भी किताबें लिखी थी, इन्होंने भी बुक्स राइट की। इनकी एक बुक थी इसका नाम था अल इबिल, और एक बुक थी इसका नाम था अल शात। अल इबिल जो है वो इन्होंने लिखी कैमल्स के ऊपर, अल शात इन्होंने लिखी शीप्स के ऊपर, और अल खील उन्होंने लिखी थी हॉर्स के ऊपर। अल वहूश भी एक इनकी बुक का नाम है, जो कि इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स, या आप कह सकते हैं जंगली जानवरों के ऊपर लिखी थी। एंड एट दी एंड इनकी एक बुक थी, इसका नाम था खलकुल इंसान। तो इतनी सारी बुक्स इन्होंने राइट की थी, तो ये सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में काउंट होता है, जो कि इन्होंने अल खलकुल इंसान ह्यूमन बींग्स के ऊपर लिखी थी।
आपने इसमें ये याद रखना है कि कौन सी बुक कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिखी गई थी, कौन सी स्पीशी के ऊपर लिखी गई थी, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट बू अली सीना। तो बू अली सीना जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम एक इन्वेंशन की थी, एक बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्कवरी की थी। वो क्या किया था, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस और इसी तरह के और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में बताया। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का क्या मतलब होता है, ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और फिर हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है। उसमें फिर हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक रिस्पॉन्स होता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो है वो वेल नोन ट्यूबरक्लोसिस है, मेनिंजाइटिस है। ट्यूबरक्लोसिस इटसेल्फ क्या है भाई, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और मेनिंजाइटिस भी वायरल ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। तो जितने भी मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करवाता है। ठीक है, तो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी ये क्या थी, हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी। इनको जो है फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इसके अलावा इनका एक और नाम था, इन्हें एविसीना भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ लेते हैं। अच्छा, दो इनकी जो है वो बुक्स भी यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी, एक थी अल कानून एंड अल फिल शिफा। ये इनकी 2 बुक्स थी जो कि इन्होंने राइट की थी। यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये टॉपिक जो है वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगी। सही है, तो ये डिटेल में किस तरह से है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी बेस से स्टार्ट करेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो देखें भाई, हमें ये सब हम सबको एक बात पता है कि हमारी इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है एटम से। तो एटम क्या चीज़ होती है, तो एटम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटम का क्या मतलब होता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एटम क्या चीज़ है। एटम इज़ द टीनीएस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। टीनी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स आप कह सकते हैं, या स्मॉल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट तो हम अब नहीं कहेंगे, जो जदीद साइंस आई है उसके अंदर ये बात क्लियर हो गई है कि एटम से छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो अगर एटम की बात करें तो एटम के अंदर हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं भाई, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फिर इसके अलावा भी दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट, हर स्पीशी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब के सब किससे मिलके बने हैं, एटम से। तो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया, एटम से। एटम इसी तरह से, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक घर बनाया है, तो घर बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें चाहिए होते हैं ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स को अगर मैं बोलूं किस चीज़ से बनाया गया, तो ब्लॉक्स को हमने रेत से बनाया ना, मट्टी से बनाया। तो जो मट्टी है उसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो गए, वो एटम हो गए। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये हमारी पूरी एक बॉडी है, एक घर की तरह है। जैसे एक घर बनता है वैसी एक बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब उस बॉडी के अंदर मौजूद क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मौजूद है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। अब उन सब से भी अगर हम आगे जाएं और ज़्यादा डीपली जाएं, तो फिर हमारे पास एक चीज़ आती है जिससे हम बोलते हैं सेल। सेल एक ब्लॉक की तरह है। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनाते हैं, जो कि सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना। तो ये सैंड पार्टिकल्स हमारे पास हो गए एटम। अब ये सारे एटम जब मिल गए तो वो सारे एटम मिलके एक बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, तो देखिए 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल फिर 2 तरह के होते हैं, होमो मॉलिक्यूल और हीट्रो मॉलिक्यूल, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको। फिर मॉलिक्यूल से आगे जब हम बढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप के सेम मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब है बड़े। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अच्छा, अब बड़े मॉलिक्यूल जब मिल जाएंगे तो फिर वो क्या चीज़ बनाएंगे, वो बनाएंगे सेल। तो ये यहाँ पे सेल आ गया। ठीक है, ये सेल आ गया। सेल क्या चीज़ है भाई, तो बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिल गए और उन सब मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया सेल। तो सेल हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ब्रेन सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्लड सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, स्टमक सेल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं।
तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिले और उन्होंने मिलके क्या बना लिया, उन्होंने मिलके बना लिए सेल। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं इनकी एग्जांपल दूं आपको, तो अभी आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें हम आपको जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हो गए, तो ये तमाम जो है ये होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलके बना लेते हैं ऑर्गेनेल, और ऑर्गेनेल जो है वो मिलके बनाते हैं एक सेल। तो सेल क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया, जिससे हम मिलके क्या बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं। हमारी अपनी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के जो जितने भी सेल्स हैं वो ब्लॉक्स हैं। उन ब्लॉक्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, सैंड चाहिए थी। तो वो सैंड हमारे पास किस फॉर्म में होती है, बड़ी सैंड जो होगी वो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में होगी, और उस बड़ी सैंड को जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ने बनाया वो पार्टिकल्स होते हैं एटम। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सेल से आगे की बात अगर हम करें तो सेल्स जो है वो जब मिलते हैं, यानी कि जो ब्लॉक्स मैंने अभी आपको कहा, आपने ब्लॉक्स बनाए और ब्लॉक्स बना के आपने एक वॉल बना ली, एक दीवार बना ली ना। अब एक घर के अंदर एक कमरा होता है, कमरे की एक दीवार होती है, उस दीवार के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स होते हैं ना। तो यही चीज़ है कि भाई हमने क्या करा, हमने सेल था, सेल बन गया। अब सेल से आगे क्या चीज़ बनती है, तो सेल से जो आगे चीज़ बनती है वो होते हैं हमारे पास टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ क्या होता है, टिश्यूज़ की यहाँ पे अगर हम बात करें डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन मेंशन हुई हुई है, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। अब टिश्यूज़ जो है वो बेसिकली एक ही तरह के जब सेल्स बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन सेल्स मौजूद हैं, वो ब्रेन सेल्स मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या ब्रेन के टिश्यूज़ बना रहे हैं। इसी तरह से किडनी है, किडनी के अंदर किडनी के सेल्स होंगे, वो सेल्स मिलके किडनी के टिश्यूज़ बनाएंगे। इसी तरह से ब्लड है, ब्लड के अंदर सेम सेल्स होंगे, वो सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, ब्लड टिश्यूज़ बनाएंगे। इसी तरह से जो है वो आपके मसल्स के सेल्स है, मसल के सेल्स मिलके मसल टिश्यूज़ बनाएंगे। तो सिमिलर टाइप के सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो देखिए कभी भी डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके कोई टिश्यू नहीं बनाएंगे, वो डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके एक ऑर्गन तो बना सकते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनेगा। टिश्यू हमेशा सिमिलर सेल्स मिलकर ही बनाएंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास है कि जब टिश्यूज़ बनेंगे तो टिश्यूज़ बनने के बाद क्या चीज़ बनेगी, तो उसके बाद हमारे पास जब वो टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो मिलके बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन क्या चीज़ होती है, तो जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या है, अब ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। तो क्या मतलब है कि भाई एक ऑर्गन है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपके हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो ये ब्लड पंपिंग का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो आपका हार्ट कर रहा है। तो हार्ट एक ऑर्गन है इसी, लेकिन कोई भी ऑर्गन अकेला तो काम नहीं कर सकता ना। उस ऑर्गन को चलाने के लिए हमारे पास उसके सपोर्टिव सिस्टम्स होने चाहिए, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। जैसे एक ऑर्गन, आपके पास पानी की मोटर है, वो पानी की मोटर अकेले तो पानी नहीं आपकी टंकी तक पहुंचाएगी ना, तो उसको क्या चाहिए, पाइप्स चाहिए, सप्लाईज चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल करंट भी चाहिए, ठीक है, ट्यूब्स भी चाहिए। तो इसी तरह से अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट क्या अकेले ब्लड को पंप कर सकता है, नहीं। तो हार्ट को क्या चीज़ चाहिए, हार्ट को चाहिए वेसल्स। वेसल्स के साथ साथ और क्या चाहिए, इसके साथ साथ ब्लड भी होना चाहिए, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने वाले जनरेटर्स भी होने चाहिए। तो ये सारे जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब सपोर्टिव स्ट्रक्चर मिलके ओवरऑल क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो ऑर्गन और ऑर्गन के साथ जो उसके सपोर्टिव सिस्टम्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो होता है वो नेक्स्ट हमारा लेवल होता है कि जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन बनने के बाद क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। अब बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या करते हैं, वो कंपोज करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम की भी डेफिनेशन देख लो जो अभी हमने बात की, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम बन गया जिसमें डिफरेंट टाइप के सपोर्टिव स्ट्रक्चर ने एक मेन ऑर्गन को सपोर्ट किया और उसके नतीजे में हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो गई। अब ऑर्गन सिस्टम से आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि CVS है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह से यूरिनरी सिस्टम है, इसी तरह से नर्वस सिस्टम है, इसी तरह से जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करवा रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करवाते हैं। यहाँ तक हमने जो बात की उसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई है। अब इस ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म बन गया है, अब इस ऑर्गेनिज्म के आगे की क्या होगी, डिवीजन। तो अब इसके बाद जो डिवीजन स्टार्ट होती है उनको कहते हैं टेक्सोनॉमिकल लेवल। टेक्सोनॉमिकल लेवल का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के कंपैरिजन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करके डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है उसे स्पीशी कहते हैं। स्पीशी का मतलब है कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि हर लिहाज से सेम है आपस एक दूसरे के साथ, यानी कि उनका हैबिटाट भी सेम है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सेम है, उनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम है, उनकी फिजियोलॉजी भी सेम है, उनकी एनाटमी भी सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होता है उसे कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। इसमें ये होता है कि जब एक ही तरह के मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ एक ही जगह पर रहते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी पॉपुलेशंस होती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस होती हैं। जैसे कि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो प्लांट पॉपुलेशन होती है, एनिमल पॉपुलेशन होती है, ह्यूमंस पॉपुलेशन होती है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीकन पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब है, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो उससे बड़ा लेवल होता है। इसमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास कम्युनिटीज़ के अंदर क्या आ जाता है, लिविंग कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं। लिविंग कम्युनिटीज़ का मतलब है प्लांट्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स हो गए, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। और नॉन लिविंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे गैसेज हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, सॉइल हो गई, आपके पास जो है वाटर हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं हमारे पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब लिविंग और नॉन लिविंग आपस में दोनों मिलकर रहते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर। तो वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है इसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स पर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस तो हो गए कंप्लीट। अब आप लोगों ने इसको जो है वो सीक्वेंस वाइज याद करना है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है एटम, एटम के बाद होता है मॉलिक्यूल, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। तो ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। देखिए दो तरह की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, एक होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सिंगल सेल हैविंग होंगे। इसमें वेल नोन हमारे पास आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूगेलिना, ठीक है, ये हमारे यूनिसेलुलर हैं। अब ऐसी कुछ और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इसमें हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन आई से नज़र नहीं आ सकते। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें होते तो सिंगल सेल हैविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या 2 सेल्स या 3 सेल्स हैविंग होते हैं, जो कि होते हैं माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, वो अलग अलग नहीं सर्वाइव करते, वो आपस में कम्युनिटीज़ बना के, कॉलोनीज़ बना के सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म वॉल्वॉक्स और दीन एल्गा है। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले ऑर्गेनिज्म। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जिसका मैंने अभी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। राना टाइगर, ये वैसे आप लोग का पेपर से रिलेटेड टॉपिक नहीं है तो मैं इसको इतना गो थ्रू नहीं कर रही। आगे अब चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, एक हमारा है वॉल्वॉक्स और एक है हमारा अमीबा। कि अगर हम बात करें तो अमीबा क्या होता है, अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे मौजूद होता है, इसका हैबिटेट क्या होता है मड ऑफ शैलो पॉन्ड। ठीक है, यानी कि तालाब के अंदर इसकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर मौजूद होता है। ये पूल्स में भी होता है और ठहरे हुए पानी में भी होता है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है ठहरा हुआ पानी। इसका साइज़ हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.25 मिलीमीटर्स। ठीक है, इसका साइज़ हो गया। अमीबा एज ए इरेगुलर शेप, देखें आप लोगों को डायग्राम में भी दिख रहा होगा ये कैसी इरेगुलर सी शेप है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ओवल या राउंड।
तो इस तरह की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है इसकी। इसके अंदर आपको एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है, सही है, आउटर इन्वायरमेंट के साथ। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट वाली, और एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सही है। तो ये रहा इसका इनर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म, और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोप्लाज्म। इसी तरह से साइटोप्लाज्म आपको नजर आ रहा है डायग्राम में भी, ये साइटोप्लाज्म होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, सेल मेम्ब्रेन तो हो गई हमारे पास, सही है जी। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसी तरह से न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे इसके सेल ऑर्गेनल हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड हुए हैं। अमीबा की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अमीबा जो है वो फॉल्स फीट्स के थ्रू मूव करता है। उन फॉल्स फीट को कहते हैं सूडोपोडिया। ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूडोपोडिया क्या चीज़ होती है, जो प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं अमीबा की इनको सूडोपोडिया कहते हैं। ये फॉल्स फीट होते हैं इसके, यानी कि जहाँ पे मूव करना है जिस डायरेक्शन में, ये फॉल्स फीट उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और इनका नाम होता है सूडोपोडिया। ये याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या होता है, वॉल्वॉक्स हमारे पास ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। इसमें हमारे पास क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। ये क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, सही है। इनकी जो फैमिली होती है, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको वॉल्विसाई कहते हैं। इनकी हमारे पास कॉलोनीज मौजूद होती हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बट कॉलोनी के फॉर्म में। कितनी होती हैं, 50,000 कॉलोनीज होती हैं इनकी। अच्छा, ये कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सही है। इनको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। वॉल्वॉक्स जो है वो इनको पहले एल्गा कहा जाता था, ठीक है। ये बात हमने कर ली है, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। इनको मूवमेंट करनी होती है तो ये इनके पास 2 फ्लैजेलास होते हैं, ये इन 2 फ्लैजेलास के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है तो उस क्लोरोप्लास्ट के साथ ये अपना जो फूड होता है वो खुद बना सकते हैं। इसलिए इनकी बॉडी में क्या होता है, इनकी बॉडी में होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, सही है जी। मोस्टली ये कैसे होते हैं, मोस्टली तो नहीं, ये होते ही एक्वेटिक हैं, ये पानी के अंदर ही रहते हैं, सही है। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज भी नहीं करते। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कंप्लीट, चैप्टर 1 का टॉपिक। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत एमसीक्यूज़ की, कि एमसीक्यूज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्या लिखा हुआ, लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। अभी हमने बात की थी यहाँ पे एमसीक्यूज़ में, ये हमने बात की कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। ये हो गया। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन कौन सी फील्ड में होता है, ये हम पढ़ते हैं फिशरीज़ के बारे में। फिशरीज़ के अंदर स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के थ्रू जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्लाएंटोलॉजी के चैप्टर। इसी चैप्टर का जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने बताया था, लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, क्या कहते हैं इसको, बायोफिजिक्स। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म, नंबर 1 में क्या बात की कि सेम स्पीशी क्या बनाती है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशी दिया हुआ इसलिए इनकरेक्ट है। साइंस ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन एंड सर्जरी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। सिमिलर सेल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म, अभी मैंने ये चीज़ आपको बार बार समझाई, तो क्या कहते हैं इसको, टिश्यूज़ कहते हैं। एक ही तरह के सेल्स जब मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टाइगरीना। अच्छा, अब हमने ये सीक्वेंस इसकी जो है वो सिलेक्ट करनी, जो करेक्ट सीक्वेंस होगी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। एटम तो देखिए सब में ही होगा पहले, ठीक है। एटम से मिलके क्या चीज़ बनती है, मॉलिक्यूल बनते हैं, देखिए मॉलिक्यूल मिले तो क्या चीज़ बन गई, सेल बन गए, और सेल मिले तो क्या बना, टिश्यू बना, और टिश्यूज़ के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन बन जाता है। वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्गा, सही है। ये हो गए हमारे एमसीक्यूज़। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्लैंक्स की, तो ब्लैंक्स भी पढ़ लेते हैं एक एक करके। टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम जीन मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जीन्स को किस तरह से चेंज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ आवर ओन वेरिएशंस और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं।
अच्छा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रीजन वाइज, वो कौन सी फील्ड के अंदर करते हैं, वो करते हैं टेक्सोनॉमी में। ठीक है, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट इज कॉल्ड। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी भी आ सकता है और इसमें हम हॉरिकल्चर भी लिख सकते हैं। सही है, आप लोग हॉरिकल्चर लिख लीजिएगा। बायो एलिमेंट्स कंसीडर एज वाइटल फॉर लाइफ आर 16 इन नंबर्स। सही है, हमारे पास टोटल 16 होते हैं, जिसमें से 6 होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को डिस्कवर किया था, उनका क्या नाम था, अबू अली सीना, जिसमें टीबी आ जाती है, मेनिंजाइटिस आता है। वो वाला पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस अर्थ के पार्ट को हम कहते हैं बायोस्फीयर। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन, किस पे बेस करती है लाइफ? फाउंडेशन एटम के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलके बनती है। फिशेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ डैश प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है फिशेज के अंदर। अच्छा, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ द फॉसिल्स। क्या चीज़ बताती हैं भाई? एज बताती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गई हैं कंप्लीट, एमसीक्यूज भी हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है दी, तो आप लोग को इंशाल्लाह आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। कोई सवाल होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।